तरफ बढ़ते हैं। जी, यहाँ से कहानी और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि हम भाषा के बनने की प्रक्रिया को देख रहे हैं। सही कहा। हमारे स्रोत बताते हैं कि हिंदी गद्य की पहली रचना वर्ण रत्नाकर थी। लेखक थे ज्योतिश्वर ठाकुर और भाषा मैथिली। ये एक बहुत जरूरी पड़ाव है। मतलब आज हम जिसे हिंदी कहते हैं वो कई बोलियों और भाषाओं के मेल से बनी है। मैथिली उनमें से एक है। तो वर्ण रत्नाकर को हिंदी गद्य की शुरुआत मानना ये दिखाता है कि हिंदी की जड़ें कितनी फैली हुई हैं। लेकिन यहाँ एक और अहम बिंदु है। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना वो थी गोरा बादल की कथा, जिसे जटमल ने लिखा था। जी, ये अंतर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? मतलब मैथिली से खड़ी बोली का ये जो फर्क है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, उस वक्त हिंदी कई रूपों में लिखी और बोली जा रही थी, अवधी, ब्रज, मैथिली। लेकिन खड़ी बोली जो दिल्ली मेरठ के आसपास की भाषा थी, अच्छा, वो धीरे धीरे संपर्क भाषा, एक लिंक लैंग्वेज बन रही थी। तो जब जटमल ने इसमें गद्य लिखा तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये भविष्य की मानक हिंदी, मेरा मतलब है स्टैंडर्ड हिंदी की नींव का पत्थर था। अरे वाह। आज हम जो हिंदी बोलते लिखते हैं वो इसी खड़ी बोली का विकसित रूप है। अच्छा, तो ये एक बोली के मुख्य धारा की भाषा बनने की शुरुआत थी। जी बिल्कुल। इसी शुरुआती दौर में एक और तरह का साहित्य लिखा जा रहा था, वैष्णव वार्ता साहित्य। हाँ इसमें 84 वैश्वर्णन की वार्ता और 252 वैश्वर्णन की वार्ता का जिक्र है। जी, ये ग्रंथ असल में कह सकते हैं जीवनी संग्रह है, बायोग्राफीज। अच्छा। गोकुलनाथ, जो कि विट्ठलनाथ के पुत्र थे, उन्होंने वैष्णव संप्रदाय के भक्तों और संतों की कहानियों को इकट्ठा किया। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्होंने धर्म और भक्ति की कहानियों को पहली बार आम लोगों की भाषा यानी गद्य में प्रस्तुत किया। मतलब ज्ञान को संस्कृत के श्लोकों से निकालकर आम भाषा तक लाया गया। बिल्कुल। इसी कड़ी में एक और मशहूर कहानी आती है, बेताल पच्चीसी। हमारे नोट्स बताते हैं कि इसका भी एक दिलचस्प इतिहास है। हाँ, बहुत दिलचस्प। इसकी जो मूल रचना है वो संस्कृत में सुरती मिश्र ने की थी। लेकिन असली जादू तब हुआ जब लल्लू लाल और मजहर अली ने इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया। सोचिए, संस्कृत की एक जटिल कहानी को उस भाषा में लाना जिसे लोग रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। इसने तो गद्य को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी। बहुत बड़ी। और यहाँ एक छोटी सी पर मजेदार बात बताई गई है। ओरिजिनल का नाम है बेताल पचीसी और अनुवाद का बेताल पचीसी। स्पेलिंग में हल्का सा फर्क है। हाँ, ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं। अच्छा, ये दिखाता है कि कैसे एक भाषा से दूसरी में आते आते शब्द अपना रूप थोड़ा बदल लेते हैं। सही बात है। अब तक हमने जो भी बात की वो या तो किसी बोली में थी या फिर अनुवाद थी। जी। तो फिर हिंदी की अपनी मौलिक मतलब ओरिजिनल कहानी कौन सी थी? और यहीं पर इंशाअल्लाह खां का नाम आता है, उनकी रानी केतकी की कहानी। हाँ, सुना है इसका नाम, जिसे उदय भान चरिक भी कहते हैं। उसे हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मतलब था कि अब हिंदी सिर्फ अनुवाद पर निर्भर नहीं थी, वो अपनी कहानियां, अपने किरदार खुद गढ़ने लगी थी। बिल्कुल। तो एक तरफ इंशाअल्लाह खां मौलिक कहानी लिख रहे थे और दूसरी तरफ लल्लू लाल अनुवाद कर रहे थे। जी, उनके और भी काम का जिक्र है, जैसे सिंहासन बत्तीसी और प्रेम सागर। जी, लल्लू लाल उस दौर के एक महत्वपूर्ण लेखक थे। प्रेम सागर असल में श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय का खड़ी बोली अनुवाद है। इन सब लोगों ने मिलकर हिंदी गद्य के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। तो जब लोगों के पास अपनी भाषा में कहानियां आ गईं, तो जाहिर है अगला कदम दुनिया की खबरों को अपनी भाषा में पढ़ना रहा होगा। बिल्कुल। और यहीं से हिंदी पत्रकारिता का उदय होता है। बहुत अच्छी तरह से जोड़ा आपने, कहानी से खबर तक का सफर। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, वीकली न्यूज़पेपर, था उदंत मार्तंड, जिसका मतलब है उगता हुआ सूरज। जी, ये 30 मई 1826 को कलकत्ता से शुरू हुआ। और इसके संपादक थे जुगल किशोर। जी, ये तारीख 30 मई आज ही बहुत महत्वपूर्ण है ना? जी हाँ, इसी ऐतिहासिक दिन की याद में 30 मई को भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ एक अखबार की शुरुआत नहीं थी, ये हिंदी भाषा के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का ऐलान था। अब हिंदी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, उस सड़कों पर, चाय की दुकानों पर बहस का हिस्सा बन रही थी। बिल्कुल। साप्ताहिक पत्र के लगभग 28 साल बाद आया पहला दैनिक समाचार पत्र, समाचार सुधा वर्षण। जी, 1854 में। ये भी कलकत्ता से शुरू हुआ और संपादक थे श्याम सुंदर दास। एक सवाल है, शुरुआती सारे बड़े काम कलकत्ता में क्यों हो रहे थे? वो तो हिंदी भाषी क्षेत्र भी नहीं है। ये एक बेहतरीन सवाल है। कलकत्ता उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी था। अच्छा, हाँ। वो सत्ता, व्यापार और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। प्रिंटिंग प्रेस जैसी नई तकनीकें सबसे पहले वहीं आईं, इसलिए हिंदी के विकास के शुरुआती काम वहीं हुए, भले ही वो हिंदी का गढ़ न हो। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। अब जरा उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं, जिसे हिंदी का गढ़ माना जाता है। जी, वहाँ पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर प्रदेश में पहला साप्ताहिक पत्र 1845 में निकला, बनारस अखबार। संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और पहला दैनिक पत्र हिंदुस्तान 1887 में राजा रामपाल ने निकाला। तो आप देखिए, पत्रकारिता को हिंदी के दिल तक पहुंचने में कलकत्ता से लगभग 20 साल लग गए। तो एक तरफ अखबारों से हिंदी आम लोगों तक पहुंच रही थी, जी, लेकिन लोगों को एक साथ जोड़ने और उन तक सीधे सीधे सामाजिक संदेश पहुंचाने का एक और शक्तिशाली माध्यम आकार ले रहा था, नाटक। बिल्कुल। नाटक की बात करें तो पहला नाम आता है नहुष का। और यहाँ एक ऐसी जानकारी है जो किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। अच्छा। इस नाटक के लेखक थे गोपाल चंद्र गिरिधर दास, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। अरे वाह,
ये तो कमाल की बात है। मतलब हिंदी नाटक की परंपरा एक ही परिवार से शुरू हुई। ठीक यही बात है। पिता ने पहला नाटक लिखा और बेटे ने उसे शिखर पर पहुंचा दिया। हाँ, ये एक असाधारण तथ्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जीवन काल सिर्फ 35 साल का था, 1850 से 1885, उन्होंने अपने छोटे से जीवन में हिंदी नाटक का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उनका पहला नाटक था विद्या सुंदर। जी, और उनके नाटकों की सूची में ऐसे नाम हैं जो आज भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे भारत दुर्दशा। हाँ, भारत दुर्दशा तो सिर्फ एक नाटक नहीं, एक राजनीतिक बयान था। बिल्कुल, अंग्रेजी राज में भारत की दयनीय हालत को बड़े दर्द के साथ दिखाया। फिर है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हाँ, जी, ये लाइनें आज भी हमारी व्यवस्था पर सटीक बैठती हैं। नील देवी भी उनका एक और महत्वपूर्ण नाटक है। ती प्रताप का भी जिक्र है। हाँ, वो पूरा नहीं कर पाए थे। जी, उसे बाद में राधाकृष्ण दास ने पूरा किया। नाटकों के साथ साथ उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी निकाली: कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी। बाला बोधिनी तो खासतौर पर महिलाओं के लिए थी, है ना? जी हाँ, उस जमाने में महिलाओं के लिए एक अलग पत्रिका निकालना ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। भारतेंदु के बाद नाटक की परंपरा आगे बढ़ी। हमारे नोट्स में पौराणिक नाटकों का जिक्र है, जैसे महावीर सिंह का नल दमयंती। जी, और लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी। ये नाटक हमारी पौराणिक कथाओं को मंच पर लेकर आए। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा नाम आता है जिसने हिंदी नाटक को एक दार्शनिक गहराई दी: जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद यानी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक। बिल्कुल। उनका पहला नाटक सज्जन 1910-11 बताया गया है। इसके अलावा कल्याणी, अजातशत्रु और जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ महाभारत की एक कहानी पर आधारित है। प्रसाद जी की खासियत ये थी कि वो पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों के जरिए इंसान के मन के अंदर के संघर्षों को, उसकी दुविधाओं को दिखाते थे। और उनके ऐतिहासिक नाटक तो बहुत ही प्रसिद्ध है: स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री। जी, यहाँ बताया गया है कि ध्रुव स्वामिनी देवीचंद्र गुप्तम नाम के ग्रंथ से प्रेरित है। जी, प्रसाद जी अपने नाटकों के लिए बहुत गहरी रिसर्च करते थे। ध्रुव स्वामिनी गुप्त काल के इतिहास की एक सच्ची घटना पर आधारित है, और ये नाटक स्त्री के अधिकारों और उसके आत्मसम्मान का सवाल उठाता है, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। नाटककारों की इस सूची में एक ऐसा नाम भी है जिसे देखकर थोड़ी हैरानी होती है: मुंशी प्रेमचंद। हाँ, उन्हें तो हम उपन्यास सम्राट के तौर पर जानते हैं। ये सच है। प्रेमचंद मुख्य रूप से उपन्यासकार और कहानीकार थे, लेकिन उन्होंने नाटक के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया। अच्छा। करबला और संग्राम उनके 2 प्रमुख नाटक हैं। इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा है तो उपन्यास, लेकिन उसकी शैली में नाटक के बहुत सारे गुण हैं। और अब हम आते हैं आधुनिक नाटक पर। यहाँ एक नाम सबसे ऊपर है: मोहन राकेश। मोहन राकेश ने हिंदी नाटक को सही मायनों में आधुनिक बनाया। बिल्कुल। उनके नाटक जैसे लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, हाँ। और आधे अधूरे। आधे अधूरे तो जैसे हर घर की कहानी लगता है। बिल्कुल। उन्होंने आजादी के बाद के मध्यवर्गीय समाज की बेचैनी, उनके अधूरे सपनों और उलझे हुए रिश्तों को मंच पर उतारा। नाटक से ही जुड़ी एक और विधा है एकांकी, यानी 1 एक्ट प्ले। जी, एकांकी। इसके बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? एकांकी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक अंक का नाटक होता है। नाटक का छोटा कंडेंस्ड रूप। और दिलचस्प बात यह है कि हिंदी की पहली एकांकी का श्रेय भी जयशंकर प्रसाद को ही जाता है। अच्छा, उनके किस नाटक को? उनके नाटक एक घूंट को। तो एक घूंट नाटक भी है और पहली एकांकी भी। और कौन कौन से प्रमुख एकांकी हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का रेशमी टाई, धर्मवीर भारती का नदी प्यासी थी और मोहन राकेश का अंडे के छिलके बहुत प्रसिद्ध एकांकियां हैं। तो कविता से कहानी, फिर पत्रकारिता और नाटक तक का सफर हमने देखा। अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं: हिंदी उपन्यास की शुरुआत। उपन्यास का आना एक बहुत बड़ी घटना थी। इसने लेखक को एक बहुत बड़ा कैनवस दिया जिस पर वो समाज, राजनीति, इंसानी रिश्तों की पूरी तस्वीर बना सकता था। इसने साहित्य को आम आदमी की जिंदगी के और भी करीब ला दिया। बिल्कुल। तो वो पहला मौलिक उपन्यास कौन सा था जिसने हिंदी साहित्य में इस नई विधा की नींव रखी? वो उपन्यास था परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु। और इसके लेखक थे लाला श्रीनिवास दास। इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो यहाँ से हिंदी उपन्यास का वो लंबा और शानदार सफर शुरू हुआ जिसने हमें प्रेमचंद, रेणु और ना जाने कितने ही महान लेखक दिए। हिंदी साहित्य की दुनिया में ले जा रहे हैं, खासतौर पर उपन्यासों और कहानियों की दुनिया में। और हमारा मिशन है इन बिखरे हुए तथ्यों में से वो मोती निकालना जो इन लेखकों और उनकी रचनाओं को महान बनाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ नामों और तारीखों की लिस्ट नहीं है, ये एक पूरी यात्रा है। हम देखेंगे कि कैसे समाज को सुधारने की कोशिश से शुरू हुआ साहित्य किरदारों के मन की गहराइयों तक पहुंचा। और इस यात्रा में एक अजीब सा, मतलब एक दुखद धागा भी बार बार सामने आता है। कौन सा? अधूरी रह गई रचनाओं का। हाँ, ये बात मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती है कि कुछ सबसे बड़ी कहानियां वो हैं जो कभी पूरी ही नहीं हो पाई। तो चलिए इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से। इनके 2 उपन्यासों का जिक्र है: अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ, इसके बारे में एक खास बात भी है ना? जी, इसके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसे मुहावरों की पुस्तक भी कहा जाता है। मुहावरों की पुस्तक? मतलब इसमें बहुत ज्यादा मुहावरों का इस्तेमाल हुआ होगा। हाँ, इतना ज्यादा कि उपन्यास कम और मुहावरों का एक जीता जागता कोश ज्यादा लगता है। ये उस दौर का एक प्रयोग था जब लेखक भाषा की ताकत को अलग अलग तरीकों से आजमा रहे थे। और भाषा के प्रयोग से याद आया एक ऐसा नाम जिनकी भाषा ने नहीं बल्कि जिनकी कल्पना ने लोगों को दीवाना बना दिया था।
देवकीनंदन खत्री। क्या बात कही है। देवकीनंदन खत्री और उनका तिलिस्म। उनकी रचनाएं हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और अनूठी बेगम। कहते हैं कि चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हजारों लोगों ने सिर्फ इसलिए हिंदी सीखी थी। जी हाँ, किसी किताब का ऐसा असर आज सोचना भी मुश्किल है। ये तो अविश्वसनीय है। और यहीं पर हमारा वो अधूरी रचना वाला धागा पहली बार सामने आता है। सही कहा? बिल्कुल। खत्री जी का उपन्यास भूतनाथ अधूरा रह गया था। इसे बाद में उनके बेटे दुर्गादास खत्री ने पूरा किया। ये एक परंपरा की तरह शुरू हो जाता है, जहां एक महान लेखक की विरासत का एक हिस्सा एक खाली पन्ने की तरह रह जाता है। उस दौर में जहां एक तरफ तिलिस्म और कल्पना की दुनिया थी, वहीं कुछ लेखक समाज की हकीकत से भी जूझ रहे थे, जैसे बालकृष्ण भट्ट। उनके बारे में हमारे स्रोत क्या कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। उनकी शैली को सुधारात्मक और उपदेशात्मक कहा गया है। सुधारात्मक और उपदेशात्मक मतलब उनका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था, बल्कि समाज को सुधारना, नैतिक शिक्षा देना था। एकदम सही। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनका साहित्य आज पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है? मतलब क्या उपदेश देने की कला साहित्य की कला पर हावी हो गई थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आज के पाठक को शायद ये थोड़ा सीधा और सपाट लगे, लेकिन उस समय के हिसाब से ये क्रांतिकारी कदम था। साहित्य को मनोरंजन से निकालकर सामाजिक बदलाव का हथियार बनाना, ये उनकी सबसे बड़ी देन थी। और सामाजिक बदलाव के सबसे बड़े हथियार तो वो लेखक बने जिन्हें हम उपन्यास सम्राट कहते हैं। अब उस नाम पर आते हैं जिनका जिक्र हिंदी साहित्य की कोई भी चर्चा शुरू होने से पहले ही आ जाता है, मुंशी प्रेमचंद। हाँ, प्रेमचंद। उनका मूल नाम तो धनपत राय था और वो शुरुआत में नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। 1880 में लम्ही वाराणसी में जन्म और 1936 में मृत्यु। लेकिन उनके बारे में दो बातें बहुत खास हैं। क्या? एक तो ये कि उन्हें प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम ने दिया, और दूसरा उपन्यास सम्राट की उपाधि उन्हें बंगाल के महान लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। ये दिलचस्प है कि एक भाषा का सम्राट दूसरी भाषा के सम्राट को पहचान रहा है। जी। प्रेमचंद का उर्दू से हिंदी में आने का सफर कैसा रहा? ये उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। उनका पहला उर्दू उपन्यास था असरारे मुआबिद, लेकिन जब वो हिंदी में आए तो उन्होंने जैसे भाषा और विषय दोनों को अपना लिया। उनका पहला हिंदी उपन्यास कायाकल्प माना जाता है। उन्होंने भारतीय गांव और शहर की आत्मा को अपनी लेखनी में उतार दिया। उनके उपन्यासों के विषय तो आज भी हमारे समाज का आईना लगते हैं। वेश्यावृत्ति, किसानों की समस्या, बेमेल विवाह। क्या प्रेमचंद को उस समय का सबसे साहसी लेखक माना जा सकता है? बिना किसी शक के। सोचिए, उस दौर में सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्या पर लिखना, जी, या निर्मला में कम उम्र की लड़की का एक बूढ़े आदमी से विवाह का दर्द दिखाना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। रंगभूमि में उन्होंने अंग्रेजी शासन की बखिया उधेड़ दी और गबन में मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन को दिखाया। और फिर आता है गोदान, जिसे सिर्फ उपन्यास नहीं, कृषक जीवन का महाकाव्य कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गोदान सिर्फ एक किसान होरी की कहानी नहीं है, ये उस पूरे भारत की कहानी है जो गांव में बसता था। कर्ज, सूखा, शोषण और इन सब के बीच एक गाय पालने का छोटा सा सपना। प्रेमचंद ने किसान की पीड़ा को अमर कर दिया। ये एक दस्तावेज है, एक उपन्यास से कहीं ज्यादा। उपन्यास है जिसे प्रेमचंद पूरा नहीं कर सके। उनकी मृत्यु ने इसे अधूरा छोड़ दिया। खत्री जी के भूतनाथ के बाद ये दूसरा बड़ा उदाहरण है। सोचकर ही अजीब लगता है कि गोदान जैसा महाकाव्य लिखने वाले लेखक की अंतिम इच्छा, उनकी अंतिम कहानी अधूरी रह गई। प्रेमचंद तो समाज की हकीकत लिख रहे थे, लेकिन उसी दौर में एक और लेखक थे जो हकीकत से परे भारत के गौरवशाली इतिहास में कहानियां ढूंढ रहे थे, जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल सही कनेक्शन। प्रसाद का कैनवस अलग था। वो ऐतिहासिक पटभूमि पर इंसानी भावनाओं की कहानी कहते थे। उनके प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल और तितली। कंकाल और तितली? जी। कंकाल समाज के धार्मिक और नैतिक ढोंग पर एक तीखा प्रहार है, तो तितली में ग्रामीण जीवन और आदर्शवाद है। और देखिए, वो अधूरी रचना वाला धागा यहाँ भी आ गया। हाँ। प्रसाद की इरावती। हाँ, इरावती भी अधूरा रह गया। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास था और इसे भी लेखक की मृत्यु ने पूरा नहीं होने दिया। प्रेमचंद का मंगलसूत्र, प्रसाद का इरावती। ऐसा लगता है जैसे हिंदी साहित्य के दो सबसे बड़े स्तंभ अपनी आखिरी बात कहते कहते रुक गए। अब दो ऐसे लेखकों की बात करते हैं जिनकी धाराएं बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और दूसरी तरफ जैनेन्द्र। निराला जी की रचनाएं हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, लेकिन उनकी दो रचनाएं कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया बिल्कुल अलग हैं। अच्छा। बिल्लेसुर बकरिया में तो उन्होंने ग्रामीण ब्राह्मण जीवन पर ऐसा व्यंग किया है जो आज भी आपको हंसाएगा और सोचने पर मजबूर भी करेगा। और जैनेन्द्र, उन्हें मनोविश्लेषणवादी लेखक कहा जाता है। इसका क्या मतलब है आसान शब्दों में? जैनेन्द्र का अंदाज बिल्कुल अलग था। उस दौर में जब ज्यादातर कहानियां बाहरी घटनाओं यानी समाज में क्या हो रहा है पर थीं, जैनेन्द्र ने कैमरे को किरदारों के मन के अंदर मोड़ दिया। ओह, दिलचस्प है। वो इस बात पर लिखते थे कि एक पात्र क्या सोच रहा है, उसकी नैतिक दुविधा क्या है, भले ही बाहर से सब कुछ सामान्य दिखे। उनकी रचनाएं परख, सुनीता, सुखदा, कल्याणी इसी का उदाहरण है। और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मुक्ति बोध मानी जाती है, जो एक व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष की कहानी है। तो कहानी समाज से व्यक्ति के मन तक पहुंच गई। इसी क्रम में अज्ञेय का नाम भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। अज्ञेय की रचनाएं नदी के द्वीप और शेखर एक जीवनी हिंदी उपन्यास के मील के पत्थर हैं। शेखर एक जीवनी ने तो व्यक्ति के विद्रोह और अस्तित्व की खोज को एक नई भाषा दी। वहीं विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर है, जो स्त्री पुरुष के संबंधों और स्त्री के संघर्ष को एक दार्शनिक ऊंचाई देता है। हमारे स्रोतों में भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर का भी जिक्र है।
चित्रलेखा तो बहुत प्रसिद्ध है। चित्रलेखा अपने समय से बहुत आगे का उपन्यास था जो पाप और पुण्य के स्थापित विचारों पर सवाल उठाता है। अच्छा। भगवती चरण वर्मा की अन्य रचनाएं हैं पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र। दूसरी तरफ है अमृतलाल नागर, जो लखनऊ की गलियों और अवध की संस्कृति को अपनी रचनाओं में जिंदा कर देते थे। अच्छा, बूंद और समुद्र, अमृत और विष और मानस का हंस। मानस का हंस तो तुलसीदास के जीवन पर है ना? जी बिल्कुल, एक अद्भुत रचना है। अब तक हम उन लेखकों की बात कर रहे थे जो पूरे देश या समाज की कहानी कह रहे थे, लेकिन कुछ लेखक ऐसे भी थे जिन्होंने एक खास अंचल या क्षेत्र को ही अपनी दुनिया बना लिया। और इस धारा के सबसे बड़े लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। वो आंचलिक उपन्यासकार थे। उनका मैला आंचल हिंदी का पहला सफल आंचलिक उपन्यास माना जाता है। मैला आंचल। उन्होंने बिहार के एक पिछड़े गांव मेरीगंज को ही कहानी का हीरो बना दिया। वहां की भाषा, वहां के लोग, वहां की राजनीति, सब कुछ उसमें जिंदा हो उठता है। वाह। उनकी एक और रचना है कितने चौराहे। और इसी तरह की ऐतिहासिक गहराई हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में भी मिलती है। जी, द्विवेदी जी की रचनाएं बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा इतिहास, दर्शन और संस्कृति का संगम है। वे अतीत के खंडहरों से एक जीती जागती इंसानी कहानी निकाल लाते थे। अब अगर आधुनिक काल की तरफ आएं तो धर्मवीर भारती का नाम आता है। गुनाहों का देवता तो आज भी युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। गुनाहों का देवता प्रेम की पवित्रता और उसके सामाजिक बंधनों की एक त्रासद कहानी है। और उनका दूसरा उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा तो कहानी कहने की कला का एक जादुई प्रयोग है। अच्छा। और यहाँ एक और अनोखा प्रयोग है, 1 इंच मुस्कान। हाँ, ये तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा था। जी, सोचिए एक ही उपन्यास को 2 बड़े लेखक मिलकर लिख रहे हैं। ये तो सच में अनोखा है। अब तक हमने ज्यादातर पुरुष लेखकों की बात की, लेकिन हिंदी साहित्य में महिला उपन्यासकारों का योगदान भी बहुत बड़ा रहा है। बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण। स्रोतों के अनुसार साध्वी सती को पहली महिला उपन्यासकार माना जाता है जिनकी रचना सुहासिनी थी। लेकिन आधुनिक काल में कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और नासिरा शर्मा जैसी लेखिकाओं ने स्त्री के नजरिए को बहुत मजबूती से साहित्य में स्थापित किया। कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी ने तो समाज में हलचल मचा दी थी, है ना? बिल्कुल। मित्रों मरजानी में उन्होंने एक ऐसी स्त्री पात्रों को रचा जो अपनी यौनिकता को लेकर बेहद मुखर और बिंदास थी। उस समय के लिए एक बहुत साहसी कदम था। उनकी दूसरी बड़ी रचना है जिंदगी नामा। वहीं मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी। आपका बंटी तो तलाक की त्रासदी में पिसते एक बच्चे की दिल दहला देने वाली कहानी है। बिल्कुल। और महाभोज में उन्होंने राजनीति के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया। ये वो लेखिकाएं थीं जिन्होंने साहित्य के केंद्र में स्त्री और उसके सवालों को लाकर खड़ा कर दिया। उपन्यासों की ये दुनिया तो बहुत विशाल है। चलिए अब कहानियों की तरफ चलते हैं। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को माना जाता है, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी थे। लेकिन कहानी को घर घर तक पहुंचाने का श्रेय एक बार फिर प्रेमचंद को ही जाता है। उनकी पहली उर्दू कहानी थी इश्क दुनिया। उनका एक कहानी संग्रह था सोजे वतन, जिसमें 5 देशभक्ति की कहानियां थीं। और उसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। जी, उन्हें वो इतना खतरनाक लगा कि उन्होंने उसे जब्त कर लिया। एक कहानी संग्रह से सरकार डर गई। ये लेखक की कलम की ताकत है। प्रेमचंद की कौन सी कहानियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? उनकी कहानियों की तो लंबी सूची है, लेकिन नमक का दरोगा ईमानदारी की कहानी है। पूस की रात गरीबी की मजबूरी दिखाती है। ईदगाह भी। हाँ, ईदगाह एक बच्चे के निस्वार्थ प्रेम की कहानी है। और कफन तो यथार्थ की उस सीमा तक ले जाती है जहां इंसानियत भी हार जाती है। बिल्कुल, कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। और कहानी के क्षेत्र में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम तो अमर है, सिर्फ एक कहानी की वजह से। हाँ, उसने कहा था, गुलेरी जी ने सिर्फ 3 कहानियां लिखी, लेकिन उसने कहा था ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। और इसकी वजह थी इसकी फ्लैशबैक तकनीक। इसे थोड़ा और समझाइए, ये उस समय के लिए इतना बड़ा प्रयोग क्यों था? सोचिए, 1915 में जब कहानी कहने का तरीका सीधा सापाट हुआ करता था, उन्होंने कहानी की शुरुआत बीच से की। अच्छा। और फिर किरदारों की यादों के जरिए अतीत को सामने लाएं। आज हमें फिल्मों में फ्लैशबैक देखना आम लगता है, लेकिन उस समय के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। वाह। कहानी कला के लिहाज से ये अपने समय से मीलों आगे थी। और प्रसाद जी ने भी तो बेहतरीन कहानियां लिखी हैं। जी, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम और अंतिम सालवती थी। उनकी आकाशदीप, पुरस्कार और गुंडा जैसी कहानियां अपने नाटकीय अंदाज और काव्यात्मक भाषा के लिए जानी जाती हैं। इनके अलावा राहुल सांकृत्यायन की वोल्गा से गंगा, जैनेन्द्र की फांसी, अज्ञेय की विपितगा और सुभद्रा कुमारी चौहान की बिखरे मोती भी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो वो 3 अधूरे उपन्यास, खत्री का भूतनाथ, प्रेमचंद का मंगलसूत्र और प्रसाद का इरावती, ये हमें याद दिलाते हैं कि कला और जीवन दोनों ही अनिश्चित हैं। सही बात है। और महिला कहानीकारों में एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला भी कहा जाता था। हाँ, उनकी कहानी दुलाई वाली। जी, दुलाई वाली को भी शुरुआती हिंदी कहानियों में गिना जाता है। तो आज हमने हिंदी उपन्यास और कहानी के विकास की एक शानदार यात्रा की। हिंदी साहित्य का कह सकते हैं एक पूरा खजाना है, खासतौर पर गद्य की दुनिया का। जी। और हमारे जो स्रोत हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हैं, तो उनमें बहुत सारे नाम, रचनाएं, तारीखें, ये सब हैं। जी। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इस लिस्ट को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की जो कहानी है उसे समझना है। बिल्कुल। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि निबंध से लेकर आत्मकथा तक इन विधाओं का विकास आखिर हुआ कैसे और इन लेखकों ने अपने समय को कैसे आकार दिया। चलिए तो इस सफर की शुरुआत करते हैं हिंदी गद्य की सबसे मजबूत नींव यानी निबंध से।
तो स्रोत के मुताबिक इस विधा की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, इसकी शुरुआत का सेहरा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के सिर ही बनता है। उन्हें हिंदी निबंध का प्रवर्तक मतलब कि शुरुआत करने वाला माना जाता है। जी। लेकिन उनके साथ ही एक और बहुत बड़ा और मजबूत नाम जुड़ा है बालकृष्ण भट्ट का। अच्छा। उनके बारे में एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें हिंदी भाषा का स्टील कहा था। हिंदी भाषा का स्टील, ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। क्या इसका मतलब ये है कि उस दौर में जब हिंदी गद्य अपनी शक्ल ले ही रहा था तो भट्ट जी के लेखन में एक ऐसी मजबूती और स्पष्टता थी जो दूसरों में नहीं थी, एक ऐसी धार थी जो सीधी बात करती थी। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। उस दौर में क्या था कि ज्यादातर गद्य या तो बहुत काव्यात्मक होता था या फिर संस्कृत से बहुत ज्यादा प्रभावित। बालकृष्ण भट्ट ने भाषा को आम आदमी के मुद्दों से जोड़ा। उनकी रचनाओं के नाम ही देखिए, चंद्रोदय और बाल विवाह, ये उस समय के सामाजिक मुद्दे थे। हाँ। तो स्टील की तरह उनकी भाषा में तर्क करने की, बहस करने की और समाज की कुरीतियों पर प्रहार करने की ताकत थी। वो भाषा को सिर्फ सजा नहीं रही थी, बल्कि उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। और इसी औजार को शायद प्रताप नारायण मिश्र जैसे लेखकों ने और पैना किया, खासकर व्यंग्य के मामले में। उनके निबंधों के शीर्षक तो आज भी बहुत प्रासंगिक लगते हैं। आपने सही कहा, प्रताप नारायण मिश्र ने तो व्यंग और विश्लेषण को एक नई ऊंचाई ही दे दी। उनके शीर्षक ही अपने आप में एक कहानी कहते हैं। धोखा, सोने का डंडा, खुशामद, नास्तिक। ये सिर्फ लेख नहीं है, ये समाज के पाखंड पर सीधी चोट है। वो मजाक मजाक में बहुत गहरी और असहज करने वाली बातें कह जाते थे। इसी परंपरा में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आते हैं, लेकिन उनका अंदाज थोड़ा अलग है। उनकी कृति महाकवि माघ का प्रभात वर्णन ये दिखाती है कि निबंध सिर्फ समाज की आलोचना के लिए नहीं था, अच्छा, बल्कि साहित्य की सुंदरता को सराहने और उसका विश्लेषण करने का भी एक माध्यम था। तो एक तरफ समाज सुधार की चिंता है, दूसरी तरफ साहित्य का विश्लेषण, और फिर आते हैं बालमुकुंद गुप्त, जिनकी शिव शंभू का चिट्ठा का जिक्र है। ये तो सिर्फ एक निबंध नहीं लगता, ये तो एक तरह का राजनीतिक दुस्साहस है। उस जमाने में सीधे वायसरॉय को संबोधित करना, ये राजनीतिक प्रतिरोध का एक बेहतरीन उदाहरण है। सच में सोचिए, ब्रिटिश हुकूमत अपने चरम पर है और एक हिंदी लेखक तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन को खुले खत लिखकर उनकी नीतियों की धज्जियां उड़ा रहा है। जी। ये सिर्फ साहित्य नहीं था, ये पत्रकारिता और राजनीतिक सक्रियता का संगम था। गुप्त जी ने व्यंग्य की चाशनी में लपेटकर वो कड़वी बातें कहीं जो सीधे सीधे कहना खतरनाक हो सकता था। इसी तरह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कछुआ धर्म भी है, जो अपने समय के सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर एक बिल्कुल अलग और बौद्धिक दृष्टिकोण पेश करती है। हिंदी निबंध की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसके बिना बात अधूरी है, चिंतामणि। ये सिर्फ एक किताब नहीं लगती, बल्कि एक पूरी संस्था की तरह है। एक निबंध संग्रह जो 4 भागों में है और जिसे अलग अलग पीढ़ियों के संपादकों ने आगे बढ़ाया। ऐसा क्यों है कि यही संग्रह इतना महत्वपूर्ण बन गया? चिंतामणि को आप हिंदी निबंध का शिखर कह सकती हैं, और इसके पीछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि है। पहला भाग उन्होंने खुद लिखा, जिसमें क्रोध, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति जैसे मनोविकारों पर जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है वो आज भी बेजोड़ है। उन्होंने पहली बार इंसान के मन की गहराइयों को निबंध का विषय बनाया। उनकी मृत्यु के बाद इस परंपरा को जीवित रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसीलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, नामवर सिंह और फिर ओम प्रकाश सिंह जैसे बड़े आलोचकों ने इसके बाकी भागों का संपादन किया। अच्छा। ये एक तरह से शुक्ल जी को दी गई साहित्यिक श्रद्धांजलि भी थी और उनकी विचार परंपरा को आगे बढ़ाने का एक गंभीर प्रयास भी। मतलब निबंध सिर्फ बाहरी दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि इंसान के मन की भीतरी दुनिया के बारे में भी हो सकता है। लेकिन क्या हर निबंध इतना गंभीर और विश्लेषणात्मक ही था? हास्य और हल्के फुल्के विषयों पर भी तो लिखा गया होगा। जरूर, और इस मामले में बाबू गुलाब राय का नाम सबसे पहले आता है। उनकी रचना ठलुआ क्लब का नाम ही देखिए, कितना मजेदार है। हाँ। या फिर मेरी असफलताएं, जिसमें वो अपनी ही नाकामियों पर हंसते हुए जीवन का दर्शन समझा जाती हैं। ये दिखाता है कि निबंध गंभीर होने के साथ साथ मनोरंजक भी हो सकता है। इसी कड़ी में हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, पर उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। वो संस्कृति, प्रकृति और लोक जीवन को मिलाकर ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो पाठक को मंत्रमुग्ध कर देता है। अशोक के फूल और नाखून क्यों बढ़ते हैं, जैसे निबंधों की बात कर रही हैं आप, ये तो स्कूलों में भी पढ़ाए जाते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं तो एक बच्चे का सवाल है, लेकिन द्विवेदी जी उसे पूरी मानव सभ्यता के विकास से जोड़ देते हैं। यही तो उनकी खूबसूरती है। वो एक छोटे से प्रतीक जैसे नाखून को पकड़कर हमारी हिंसक प्रवृत्तियों और सभ्य बनने की कोशिशों की पूरी कहानी कह देती है। उनके संग्रह आलोक पर्व और कल्पलता भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों की तलाश करते हैं। वो परंपरा को एक आधुनिक दृष्टि से देखती हैं। परंपरा और आधुनिकता की बात चली है तो रामवृक्ष बेनीपुरी की गेहूं और गुलाब का जिक्र आता है। ये निबंध आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भौतिक जरूरतें बनाम मानसिक शांति। उन्होंने गेहूं को भौतिक प्रगति और पेट की भूख का प्रतीक बनाया और गुलाब को कला, संस्कृति और मन की सुंदरता का। तो क्या बेनीपुरी जी ये कह रहे थे कि आजादी के बाद का भारत सिर्फ बांध और फैक्ट्रियां बनाने की दौड़ में अपनी कला और संस्कृति को पीछे छोड़ रहा है? ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। बिल्कुल। इसी तरह की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में भी दिखती है। अर्धनारीश्वर या मिट्टी की ओर, ये शीर्षक ही अपनी कहानी कहते हैं। दिनकर जी को राष्ट्र कवि यूं ही नहीं कहा गया, उनके गद्य में भी वही ओज और चिंतन है जो उनकी कविता में है। अर्धनारीश्वर में वो स्त्री और पुरुष के गुणों के संतुलन की बात करती हैं, मिट्टी की ओर में वो हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों की याद दिलाती हैं, और रेती के फूल में वो आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर विचार करती हैं।
उनका लेखन एक सोए हुए समाज को जगाने की कोशिश जैसा है। और जगाने का काम तो आधुनिक व्यंग्यकारों ने भी खूब किया, खासकर हरिशंकर परसाई ने। उनका व्यंग्य तो मीठी छुरी नहीं बल्कि सीधा हथौड़ा लगता है। बिल्कुल। आजादी के बाद जो व्यवस्था में भ्रष्टाचार और पाखंड बढ़ने लगा तो परसाई जी ने उसे अपना निशाना बनाया। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, ये रचनाएं किसी को बख्शती नहीं है। वो समाज की सड़ी गली नसों पर सीधे उंगली रख देती हैं। उनका व्यंग्य हंसाता कम, चुभता ज्यादा है, और यही उसकी सफलता है। परसाई जी का व्यंग्य तो सीधा व्यवस्था पर चोट करता था। लेकिन क्या धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय एक अलग तरह का लेखन है? स्रोत में इसे ललित निबंध कहा गया है। तो यह ललित निबंध और परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्या मुख्य फर्क है? क्या इसमें लेखक के व्यक्तिगत अनुभव और भावनाएं ज्यादा हावी होती हैं? आपने बिल्कुल सही फर्क बताया। ललित निबंध में विषय से ज्यादा लेखक का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ज्यादा आत्मपरक, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्टिव कहते हैं, वैसा होता है। ठेले पर हिमालय में भारती जी कौसानी में बर्फ को देखने के अपने अनुभव को एक दार्शनिक ऊंचाई तक ले जाती हैं। इसमें तर्क से ज्यादा भावुकता और कल्पना होती है। अच्छा। वहीं विद्यानिवास मिश्र चितवन की छाएं जैसे निबंधों में लोक संस्कृति और प्रकृति के बहुत छोटे छोटे अनदेखे पहलुओं को सामने लाती हैं। उनका गद्य बहुत काव्यात्मक और रसीला होता है। तो निबंध के जरिए लेखक समाज पर, साहित्य पर, मन पर और व्यवस्था पर टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन क्या कोई ऐसा भी था जो खुद साहित्य पर यानी इन रचनाओं पर ही टिप्पणी कर रहा हो? यहीं से शायद आलोचना की विधा का जन्म होता है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब साहित्य ज्यादा लिखा जाने लगा तो उसे परखने, उसके गुण दोष बताने की जरूरत भी महसूस हुई। आलोचना का मतलब ही है किसी रचना को सिर्फ अच्छा या बुरा कहने के बजाय उसके हर पहलू को बारीकी से परखना, उसकी भाषा, उसका कथानक, उसका संदेश। और हमारे स्रोत बताते हैं कि हिंदी के पहले आलोचक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। अच्छा जी, और उनकी रचना का नाम था नाटक। भारतेंदु के बाद इस परंपरा को किसने व्यवस्थित रूप दिया? इसमें मिश्र बंधुओं का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदी नवरत्न नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदी के 9 श्रेष्ठ कवियों का अपनी समझ से मूल्यांकन किया। यह एक तरह से हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित आलोचना ग्रंथ था। इसके बाद श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन और रूपक रहस्य जैसी किताबें लिखकर आलोचना के सिद्धांतों को स्थापित करने में मदद की। मतलब कि किसी रचना को किन पैमानों पर परखा जाना चाहिए। और इस क्षेत्र के मास्टर क्रिटिक तो यकीनन रामचंद्र शुक्ल ही माने जाते होंगे। बिना किसी शक के आचार्य शुक्ल ने आलोचना को एक नई वैज्ञानिक दृष्टि दी। उनकी किताबें रसमीमांसा, भ्रमरगीत सार की भूमिका या जायसी ग्रंथावली की भूमिका, ये सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि खुद में कालजयी साहित्य हैं। सही कहा। उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र और पश्चिमी आलोचना के सिद्धांतों को मिलाकर एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसका प्रभाव आज तक है। उनके बाद धर्मवीर भारती की सिद्ध साहित्य और शिवदान सिंह चौहान की हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जैसी रचनाएं भी इस परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। साहित्य को परखने के बाद अब उस विधा पर आते हैं जहां लेखक खुद को परखता है, यानी आत्मकथा। जब लेखक अपने ही जीवन की कहानी लिखता है, स्रोत के अनुसार हिंदी में इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है? आत्मकथा यानी स्वयं द्वारा लिखा गया अपना जीवन वृत्तांत। इस विधा में सबसे पुरानी रचना मानी जाती है अर्धकथा। ये ब्रजभाषा में है और इसे बनारसी दास जैन ने लिखा था। अच्छा। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। आधुनिक हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा का श्रेय बाबू श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी को दिया जाता है। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या महिला लेखिकाओं ने भी इस विधा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, क्योंकि उस दौर में एक महिला का अपने जीवन के बारे में सार्वजनिक रूप से लिखना मतलब बहुत बड़ी और साहसी बात रही होगी। निश्चित रूप से, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। स्रोत एक बहुत जरूरी तथ्य बताते हैं कि जानकी देवी बजाज को हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका होने का गौरव प्राप्त है। वाह। उनकी कृति का नाम है मेरी जीवन यात्रा। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी और उस समय के समाज को एक स्त्री की नजर से दिखाया। और संयोग से इसी नाम मेरी जीवन यात्रा से महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी अपनी आत्मकथा लिखी। जानकी देवी बजाज ने जो रास्ता खोला उस पर आगे चलकर कई और सशक्त महिला लेखिकाएं चली। स्रोत में किन किन के नाम हैं? इस सूची में कई बड़े नाम हैं। मैत्री पुष्पा की गुड़िया भीतर गुड़िया, जिसमें वे अपने ग्रामीण जीवन का संघर्षों को बेबाकी से रखती हैं। मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, जो उनके लेखीय और व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ावों को बयान करती है। ममता कालिया की कितने शहरों में कितनी बार और प्रभा खितान की अन्या से अनन्या भी हैं। इन सभी आत्मकथाओं की खास बात यह है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि अपने समय में एक स्त्री होने के सामाजिक और मानसिक संघर्षों का जीवंत दस्तावेज है। और पुरुष लेखकों में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का जिक्र तो हमेशा ही होता है। हाँ, बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में है और उसका पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूं तो हिंदी साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है। उसमें जिस ईमानदारी और काव्यात्मकता से उन्होंने अपने जीवन को उकेरा है वो अद्भुत है जी। इसी तरह यशपाल की सिंहावलोकन है जो 3 भागों में है और उनके क्रांतिकारी जीवन का लेखा जोखा है। भीष्म साहनी की आज के अतीत और अमृतलाल नागर की टुकड़े टुकड़े दास्तान भी इस विधा की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आत्मकथा यानी खुद की कहानी, और इससे ठीक उलट है जीवनी, जहां लेखक किसी और के जीवन की कहानी कहता है।
इस क्षेत्र में स्रोत के अनुसार क्या महत्वपूर्ण काम हुआ? जीवनी लिखने में राहुल सांकृत्यायन का काम उल्लेखनीय है। उन्होंने भारत से बाहर जाकर स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स और माओ त्से तुंग जैसे वैश्विक नेताओं की जीवनियां लिखी। अच्छा। यह दिखाता है कि हिंदी लेखक दुनिया में हो रहे बदलावों से कितने जुड़े हुए थे। लेकिन हिंदी में शायद सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण जीवनी है प्रेमचंद, कलम का सिपाही, जिसे उनके बेटे अमृत राय ने लिखा था। जी हाँ, और ये सिर्फ प्रेमचंद की जीवनी नहीं है, ये उस पूरे युग का दस्तावेज है। अमृत राय ने पत्रों, डायरियों और अनगिनत स्रोतों से जानकारी जुटाकर प्रेमचंद के जीवन और उनके संघर्षों को इतने विस्तार से लिखा है कि पाठक उस दौर में पहुंच जाता है। यह एक बेटे की अपने पिता को दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। जीवन को लिखने के साथ साथ जीवन के अनुभवों को, खासकर यात्रा के अनुभवों को लिखना भी एक मजेदार विधा रही है, जिसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। बिल्कुल, और इस विधा के भीष्म पितामह है राहुल सांकृत्यायन। शोध में उन्हें द ग्रेट ट्रैवलर कहा गया है, और वो सचमुच यही थी। हाँ। उन्होंने तो घुमक्कड़ शास्त्र नाम से घूमने की कला पर एक पूरी किताब ही लिख डाली। उनकी रचनाएं जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, सिर्फ घूमने की कहानियां नहीं है, बल्कि उन जगहों के समाज, संस्कृति और इतिहास का एक गहरा अध्ययन है। उनसे पहले भारतेंदु ने भी सरयू पार की यात्रा जैसी छोटी रचनाएं लिखी थी, लेकिन राहुल जी ने इसे गंभीर साहित्यिक विधा बना दिया। बिल्कुल। और उनके बाद के लेखकों ने इस परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया? उनके बाद कई बड़े लेखकों ने यात्राएं की और लिखा। रामवृक्ष बेनीपुरी का पैरों में पंख बांधकर का शीर्षक ही यात्रा के रोमांच को दिखाता है। हाँ, नाम ही बहुत अच्छा है ना? आगे जो खुद एक बड़े घुमक्कड़ थे, उन्होंने लिखा, अरे यायावर याद रहेगा। यह शीर्षक एक सवाल भी पूछता है कि क्या घुमक्कड़ को कुछ याद रहता है? रामधारी सिंह दिनकर ने देश विदेश लिखी, और मोहन राकेश की आखिरी चट्टान तक, कन्याकुमारी तक की यात्रा का एक बहुत ही मार्मिक और दार्शनिक वृत्तांत है। हमने अब तक कहानी, विचार और यात्राओं की बात की। अब कुछ ऐसी विधाओं पर आते हैं जो स्मृति और अनुभव के बहुत छोटे कणों को पकड़ती हैं, जैसे रेखा चित्र। ये क्या आप होता शुरू है? से शुरू हो जाएं। रेखा चित्र, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शब्दों से किसी व्यक्ति या दृश्य का चित्र बनाना, कम से कम शब्दों में एक ऐसी तस्वीर खींच देना जो आंखों के सामने जिंदा हो उठे। अच्छा। और इस कला की रानी कही जाती हैं महादेवी वर्मा। हाँ, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। जी, इन रचनाओं में उन्होंने अपने जीवन में आए साधारण लोगों, जैसे अपनी सेविका या आसपास के जानवरों और पक्षियों के ऐसे अविस्मरणीय चित्र खींचे हैं कि वो हमारे मन में बस जाते हैं। वो बड़े लोगों के बारे में नहीं लिखती, बल्कि उन लोगों को अपनी कलम से बड़ा बना देती हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। क्या बात है। माखनलाल चतुर्वेदी का समय के पांव भी इसी विधा की एक महत्वपूर्ण रचना है। रेखा चित्र और संस्मरण, इन दोनों में अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं। इनमें क्या बुनियादी फर्क है? रूप को उकेरने पर जोर होता है, व्यक्ति गौण हो सकता है, जबकि संस्मरण में लेखक का उस व्यक्ति या घटना के साथ जो व्यक्तिगत संबंध है, जो यादें हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। समझ गया। हिंदी का पहला संस्मरण पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग माना जाता है। जी। और महादेवी वर्मा ने पथ के साथी में अपनी समकालीन लेखकों जैसे निराला और पंत के साथ अपनी यादों को बहुत आत्मीयता से लिखा है। और एक शब्द आता है रिपोर्टाज। ये तो सुनने में विदेशी लगता है। जी, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है किसी आंखों देखी घटना की साहित्यिक और कलात्मक रिपोर्टिंग। ये सिर्फ खबर नहीं होती, इसमें रिपोर्टर के अपने भाव, उसकी संवेदनाएं भी शामिल होती हैं। हिंदी का पहला रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा माना जाता है, जो किसी बाढ़ जैसी घटना पर आधारित था। और अंत में स्रोत में साक्षात्कार और डायरी जैसी विधाओं का भी जिक्र है। हाँ, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को एक साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय बनारसी दास चतुर्वेदी को जाता है। और डायरी लेखन, जो कि एक बहुत ही निजी विधा है, उसमें राम शर्मा की सेवाग्राम की डायरी का उल्लेख मिलता है, जो गांधी जी के साथ बिताए गए उनके समय का एक अनमोल दस्तावेज है। तो आज हमने हिंदी गद्य की कई गलियों से गुजरते हुए निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी से लेकर रेखा चित्र और रिपोर्टाज तक की यात्रा की। ये सिर्फ नामों और किताबों की सूची नहीं है, ये विचारों और भावनाओं के विकास की एक पूरी कहानी है। साहित्य के जो प्रमुख पुरस्कार हैं, हाँ? उन पर बात करने वाले हैं। हाँ? हमारे पास जो सामग्री है वो खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस और दूसरी परीक्षाएं। जी। तो हमारा मकसद ये है कि हम इस सामग्री के हर एक पॉइंट को, हर स्लाइड को लाइन से और अच्छे से समझें। बिल्कुल, ताकि कुछ भी छूट ना जाए। हाँ, हम 3 मुख्य पुरस्कारों पर ध्यान देंगे। हाँ। ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। हाँ। हमारी सामग्री में पहला पॉइंट है श्रेणी, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान। सर्वोच्च सम्मान, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि ये साहित्य में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे ऊंचा कोई सम्मान नहीं है। अच्छा, और इसके संस्थापक थे? साहू शांति प्रसाद जैन। जी, साहू शांति प्रसाद जैन। वो एक उद्योगपति थे और कला प्रेमी भी। हाँ। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। स्थापना वर्ष दिया है 1961 और लिखा है साहू जैन के 50वें जन्मदिन पर। हाँ, तो ये एक व्यक्तिगत पहल थी जो बाद में राष्ट्रीय सम्मान बन गई। उन्होंने अपने 50वें जन्मदिन पर 1961 में इसकी नींव रखी। लेकिन पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया, मतलब 4 साल बाद। जी, क्योंकि देखिए, इतने बड़े पुरस्कार के नियम बनाने में, उसकी पूरी प्रक्रिया तैयार करने में समय तो लगता है। सही बात है। और इसका संचालन भारतीय ज्ञानपीठ न्यास नाम की संस्था करती है। बिल्कुल, यही ट्रस्ट आज भी इस पूरे पुरस्कार का प्रबंधन करता है। ठीक है, अब अगली बात पर आते हैं कि ये पुरस्कार किसे मिल सकता है। पात्रता।
पहला पॉइंट, नागरिकता, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। हाँ, ये सीधा है। कोई विदेशी लेखक इसके लिए पात्र नहीं है, चाहे वो भारत पर ही क्यों न लिख रहा हो। और भाषाएं, इसमें लिखा है संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं। जी, जो हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं, उनमें लिखने वाले लेखकों के लिए ये पुरस्कार है। लेकिन यहाँ एक और बात लिखी है, कुल भाषाएं 22 + 1 = 23, हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्योंकि ये 2018 से अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया गया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पहले इस पे बहुत बहस होती थी, लेकिन 2018 में ये फैसला हुआ कि अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखक भी इसके हकदार हैं। और इसमें खास तथ्य भी दिया है कि अंग्रेजी में ये पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला है। जी, वो पहले लेखक हैं जिन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए ये सम्मान मिला, तो ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि विजेता को मिलता क्या है। पुरस्कार का स्वरूप, इसमें 3 चीजें हैं। पहला, धनराशि 11 लाख रुपए। 11 लाख, ये एक बड़ी राशि है। दूसरा है प्रतिमा, यानी एक मूर्ति, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा। वाग्देवी मतलब विद्या की देवी सरस्वती। तो ये सिर्फ पैसा नहीं, एक तरह का आध्यात्मिक सम्मान भी है। कांस्य की मतलब ब्रॉन्ज की मूर्ति होती है ये। और तीसरा है दस्तावेज, प्रशस्ति पत्र। जी, एक सर्टिफिकेट जिसमें विजेता के काम की तारीफ होती है। एक आधिकारिक सम्मान पत्र कह सकते हैं इसे। अच्छा, अब इस धनराशि का भी एक इतिहास है। हाँ, ये हमेशा से 11 लाख नहीं थी। 1961 में जब शुरुआत हुई और 1965 में जब पहला पुरस्कार दिया, तब ये 1 लाख रुपए थी। जी, उस समय के हिसाब से 1 लाख भी बहुत बड़ी रकम थी। फिर 2005 में ये बढ़कर 7 लाख हो गई और 2012 से अब तक ये 11 लाख रुपए हैं। बिल्कुल, और यहाँ एक नोट भी है कि 2005 में हिंदी के लिए कुंवर नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपए मिले। मतलब जब राशि बढ़कर 7 लाख हुई तो हिंदी में उससे पाने वाले पहले लेखक कुंवर नारायण जी थे। ये एक अच्छा फैक्ट है। अब बात करते हैं पहले विजेताओं की। ये सवाल तो बहुत आता है परीक्षाओं में। बहुत ज्यादा। तो प्रथम विजेता 1965 में थे जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप। भाषा थी मलयालम और रचना थी ओटखुशॉल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ही पुरस्कार हिंदी या किसी और बड़ी भाषा को नहीं बल्कि मलयालम को मिला था। ये इसकी राष्ट्रीय भावना को दिखाता है। और प्रथम महिला विजेता कौन थी? वो थी आशापूर्णा देवी 1976 में। इनकी भाषा थी बांग्ला और रचना प्रथम प्रतिश्रुति। जी, तो पहले पुरुष विजेता जयशंकर कुरूप और पहली महिला विजेता आशापूर्णा देवी, ये दोनों नाम बहुत जरूरी हैं। ठीक है, अब खास तौर पर हिंदी के विजेताओं की बात करते हैं। ये वो दौर है जब पुरस्कार किसी एक किताब के लिए मिलता था। हाँ, एक खास रचना के लिए। तो 1968 में हिंदी में पहली बार मिला सुमित्रानंदन पंत को, उनकी रचना चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा, हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ। ये नाम और किताब दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। जी, उर्वशी के लिए। 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए। और फिर 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए। और वो हिंदी की पहली महिला थी जिन्हें ये पुरस्कार मिला। बिल्कुल। तो ये 4 नाम, पंत, दिनकर, अज्ञेय और महादेवी वर्मा, ये वो 4 हैं जिन्हें किसी एक खास किताब के लिए ज्ञानपीठ मिला। लेकिन फिर 1982 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जी, एक बहुत ही बड़ा बदलाव। नियम बदल गया। 1982 तक ये पुरस्कार एकल रचना यानी सिंगल वर्क के लिए मिलता था। हाँ, जैसा हमने अभी देखा चिदम्बरा या यामा के लिए। लेकिन 1982 के बाद से ये संपूर्ण साहित्य मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने लगा। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अब किसी एक किताब को नहीं बल्कि लेखक के जीवन भर के काम को सम्मानित किया जाता है। तो इसका मतलब है कि आप किसी खास किताब का नाम याद रखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, अब सिर्फ लेखक का नाम और पुरस्कार का साल महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिए ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इस नए नियम के बाद हिंदी के विजेता कौन कौन है देखते हैं। चलिए देखते हैं। 1992 में नरेश मेहता जी। 1999 में निर्मल वर्मा। 2005 में कुंवर नारायण जी। फिर 2009 में 2 लोगों को एक साथ मिला, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ला। हाँ, ये संयुक्त रूप से दिया गया था, ये भी एक खास बात है। फिर 2013 में केदारनाथ सिंह और 2017 में कृष्णा सोबती। तो कुल हिंदी विजेता हो गए 11। हाँ, 4 पहले वाले और 7 ये, तो कुल मिलाकर 11 लोगों को हिंदी में अब तक ये सम्मान मिल चुका है। अच्छा, अब हाल के कुछ विजेताओं पर भी नजर डाल लेते हैं। जी, ये करंट अफेयर्स के लिहाज से जरूरी है। 55वां पुरस्कार 2019 में मिला अकितम अच्युतन नंबूदरी को, मलयालम भाषा के लिए। अकितम जी। 56वां 2020 में नीलमणि फुकन को असमिया भाषा के लिए। नीलमणि फुकन। और 57वां 2021-22 के लिए दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए। दामोदर मौजो, तो ये लेटेस्ट नाम है। यहाँ एक और रोचक तथ्य है, सर्वाधिक विजेता कन्नड़ भाषा में हुए हैं 7 बार, लेकिन व्यक्ति हिंदी में 11 हैं। हाँ, ये वही संयुक्त पुरस्कार की वजह से है। कन्नड़ ने 7 बार जीता तो 7 लेखक हुए, हिंदी ने 10 पुरस्कार जीते हैं लेकिन विजेता 11 हो गए। ये एक छोटा सा अंतर है पर महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब दूसरे बड़े पुरस्कार पर आते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। जी, साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना हुई 12 मार्च 1954 को, यानी ज्ञानपीठ से भी पहले। और मुख्यालय नई दिल्ली में है। पुरस्कार देना शुरू किया गया 1955 से। स्थापना 54 में और पहला पुरस्कार 55 में। और भाषाएं, यहाँ 24 भाषाएं हैं। 24? ये ज्ञानपीठ से भी ज्यादा है। हाँ, इसमें संविधान की 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भी शामिल हैं। बिल्कुल, तो साहित्य अकादमी का दायरा और भी बड़ा है।
वो राजस्थानी और अंग्रेजी को भी मान्यता देता है। अब देखते हैं इसमें मिलता क्या है। पुरस्कार राशि और सम्मान। वर्तमान राशि है 1 लाख रुपए, जो 2010 से लागू है। 1 लाख ज्ञानपीठ से कम है, लेकिन सम्मान बहुत बड़ा है। साथ में मिलता है एक प्रशस्ति पत्र, जिसे यहाँ प्लेक लिखा है, और एक शॉल। जी, प्लेक का मतलब एक ताम्रपत्र या पट्टिका। और इसकी राशि का भी एक इतिहास है। शुरुआत में सिर्फ 5,000 रुपए थे, सिर्फ 5,000। फिर 1983 में 10,000 हुए, 2001 में 40,000, 2003 में 50,000 और अब 1 लाख। तो ये भी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ी है। अब आते हैं हिंदी के प्रमुख विजेताओं पर। सूची काफी लंबी है। जी, क्योंकि हर साल दिया जाता है। तो 1955 में सबसे पहला पुरस्कार मिला माखनलाल चतुर्वेदी को। ये बहुत जरूरी है, पहला पुरस्कार। रचना थी हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी। फिर 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए। जी, भूले बिसरे चित्र। फिर एक खास बात, 1962 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। ये साल खाली गया था, शायद भारत चीन युद्ध की वजह से। हो सकता है। फिर 1966 में जिनेंद्र कुमार को मुक्तिबोध के लिए। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टाने के लिए। बच्चन जी को भी मिला है। और 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए। राग दरबारी, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। अब कुछ और आधुनिक विजेताओं को देखते हैं। जी। 1979 में धूमिल को कल सुनना मुझे। 1980s में कृष्णा सोप्ती को जिंदगी नामा के लिए। कृष्णा सोप्ती, जिन्हें बाद में ज्ञानपीठ भी मिला। सही। 1985 में निर्मल वर्मा कौवे और काला पानी, इन्हें भी बाद में ज्ञानपीठ मिला। 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए। और इन्हें भी। तो ये एक पैटर्न जैसा दिखता है। हाँ, 1996 में सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए। 2003 में कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान, ये किताब भी बहुत चर्चित रही थी। और 2011 में काशीनाथ सिंह को रहन पर रघु के लिए। जी। अब सबसे हाल के विजेताओं की सूची, जो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल, ये तो रटना ही पड़ेगा। 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए। 2015 में रामदरश मिश्र को आग की हंसी के लिए। जी। 2019 में नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को। छीलते हुए अपने को। 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत। अनामिका। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए, जो एक नाटक है। अच्छा, तो ये सिर्फ कविता कहानी के लिए नहीं, नाटक के लिए भी मिलता है। हाँ। और 2022 में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द, ये ताजा जानकारी बहुत काम की है। चलिए अब तीसरे प्रमुख पुरस्कार पर आते हैं, व्यास सम्मान। जी, व्यास सम्मान। इसका क्रम मतलब रैंक साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा। जी। स्थापना 1991 में हुई और संस्था है के बिरला फाउंडेशन। तो ये बिरला फाउंडेशन देता है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास नहीं। सही। इसकी राशि है 4 लाख रुपए। 4 लाख। और यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, ये केवल हिंदी भाषा के लिए है। केवल हिंदी? जी। ये इसे ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी से एकदम अलग बनाता है। एक और शर्त है, पात्रता है पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित कृति। ये भी बहुत खास है, मतलब ये हमेशा नई और ताजा रचनाओं को ही पुरस्कृत करता है। अब इसके कुछ प्रमुख विजेताओं को देखते हैं। जी। 1991 में यानी सबसे पहला पुरस्कार मिला डॉक्टर रामविलास शर्मा को। उनकी किताब थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ये तो एक शोध ग्रंथ है। हाँ, मतलब ये भी हर विधा के लिए खुला है। फिर 1994 में धर्मवीर भारती को सपना अभी भी। 1995 में कुंवर नारायण को आत्मजयी। कुंवर नारायण जी को भी मिला है। 2008 में मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी। ये उनकी आत्मकथा है। और 2011 में रामदरश मिश्र को आम के पत्ते। जी। अब हाल के व्यास सम्मान विजेताओं पर आते हैं। 2019 में नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए। कागज की नाव। 2020 में शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास लगता है। जी। 2021 में असगर वजाहत को महाबली के लिए, जो कि एक नाटक है। फिर से एक नाटक। और 2022 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। पागलखाना। ये एक व्यंग्य उपन्यास है। तो देखिए कितनी विविधता है। तो अब आखिर में तीनों पुरस्कारों की एक त्वरित तुलना कर लेते हैं एक नजर में। ज्ञानपीठ 11 लाख रुपए, 22+1 यानी 23 भाषाएं और सर्वोच्च सम्मान। सबसे बड़ा साहित्य अकादमी 1 लाख रुपए, 24 भाषाएं और 1954 में स्थापना। सबसे ज्यादा भाषाओं वाला। और व्यास सम्मान 4 लाख रुपए केवल हिंदी के लिए, और इसे देता है के बिरला फाउंडेशन, जो सिर्फ हिंदी के समकालीन साहित्य पर केंद्रित है। इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। हिंदी साहित्य महाकोश, इसमें पुरस्कार, संस्थाएं, पत्रिकाएं और साहित्यकारों के उपनामों पर कमाल की जानकारी है। बिल्कुल, ये एक तरह का पूरा कैप्सूल है। लेकिन हम इसे सिर्फ पढ़कर नहीं सुनाने वाले। आज हम हिंदी के पूरे सफर को आप कह सकते हैं 4 पड़ावों से समझेंगे। 4 पड़ाव? हाँ। पहला, साहित्यकारों को सम्मान कैसे मिलता है। दूसरा, कौन सी संस्थाएं इस भाषा की नींव को मजबूत करती हैं। तीसरा, पत्रिकाओं ने कैसे इसे आम लोगों की आवाज बनाया। और आखिर में लेखकों ने उपनामों के जरिए अपनी खास पहचान कैसे गढ़ी। ये शानदार रहेगा, मतलब एक कहानी की तरह। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से यानी सम्मान और पुरस्कारों से शुरू करते हैं। जरूर। लिस्ट में सबसे पहला नाम है सरस्वती सम्मान। स्रोत के मुताबिक इसकी शुरुआत 1991 में हुई। मेरा एक सवाल है, ज्ञानपीठ जैसे बड़े पुरस्कार के होते हुए 1991 में एक और बड़े सम्मान की जरूरत क्यों पड़ी होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसकी वजह मतलब इसके दायरे में छिपी है। के बिरला फाउंडेशन ने जब इसकी शुरुआत की तो उनका मकसद सिर्फ हिंदी को नहीं था। अच्छा। बल्कि भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को एक मंच पर लाना था।
इसीलिए ये पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा की उत्कृष्ट कृति को दिया जाता है। अरे वाह। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा, तो ये एक अखिल भारतीय सम्मान है, सिर्फ हिंदी केंद्रित नहीं। और इसकी पुरस्कार राशि भी 15 लाख रुपए। ये तो वाकई किसी भी लेखक के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। निश्चित तौर पर। अब इसके विजेताओं को देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक कहानी है। जैसा कि हमारे नोट्स में है, पहला ही सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को मिला। हाँ। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें यह सम्मान उनकी कविताओं के लिए नहीं, बल्कि उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए मिला था। सच में? ये तो एक बहुत ही अहम जानकारी है। मतलब पहले ही साल में इस पुरस्कार ने कविता से इतर गद्य को इतनी बड़ी पहचान दी। बिल्कुल, और पहले विजेता का नाम तो हमेशा ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। सही बात है। आगे की लिस्ट में 2020 में शरण कुमार लिम्बाले का नाम है, जो दलित साहित्य का एक बहुत बड़ा चेहरा है। बिल्कुल, और यही इस पुरस्कार की खूबसूरती है। ये समय के साथ बदला है। शरण कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए सम्मान मिलना ये दिखाता है कि अब साहित्य की मुख्य धारा हाशिए की आवाजों को भी पहचान और सम्मान दे रही है। और 2021 का भी जिक्र है। हाँ, इसी तरह 2021 में रामदर्श मिश्र को उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए यह सम्मान मिला, जो दिखाता है कि कविता का महत्व भी बना हुआ है। यानी विजेताओं की लिस्ट सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि साहित्यिक रुझानों का एक आईना है। चलिए अब एक और बड़े पुरस्कार पर आते हैं, भारत भारती पुरस्कार। नोट्स कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हाँ, इसे आप हिंदी साहित्य के लिए उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान कह सकते हैं। इसकी राशि 5,02,000 रुपए है। 5,02,000 रुपए जी, और इसकी प्रतिष्ठा का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसकी पहली विजेता 1982 में महादेवी वर्मा थी। क्या बात है। जब महादेवी वर्मा जैसा नाम किसी पुरस्कार से जुड़ता है तो उस पुरस्कार का कद अपने आप बढ़ जाता है। सही बात है। अब दो और खास सम्मान है। पहला शलाका सम्मान, जो दिल्ली की हिंदी अकादमी देती है, और इसके पहले विजेता थे रामविलास शर्मा। और दूसरा थोड़ा अलग है। हाँ। दूसरा है हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये बच्चों के लेखन पर केंद्रित है, खासकर 9 से 16 साल के बच्चों के लिए। अक्सर अकादमिक दुनिया में बाल साहित्य को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, इसलिए पुरस्कार बहुत मायने रखता है। और इसके पहले विजेता प्रकाश मनु थे, जिन्हें 2010 में उनकी रचना एक था ठुठुनिया के लिए ये मिला। नाम तो बड़ा मजेदार है। बिल्कुल, नाम ही अपने आप में कहानी कह रहा है। एक था ठुठुनिया। और यही बाल साहित्य का जादू है। ऐसा नाम बच्चों को तुरंत अपनी ओर खींचता है। ये पुरस्कार सिर्फ लेखक का नहीं, बल्कि उस नजरिए का भी सम्मान है जो बच्चों की दुनिया को समझता है। तो ये पुरस्कार और सम्मान साहित्यकार की व्यक्तिगत प्रतिभा को सलाम करते हैं, लेकिन किसी भी भाषा को सिर्फ चंद बड़े नामों से नहीं, बल्कि उन संस्थाओं से ताकत मिलती है जो पर्दे के पीछे रहकर लगातार काम करती हैं। बिल्कुल। चलिए अब हिंदी की कुछ ऐसी ही मजबूत नींव की ईंटों यानी संस्थाओं की बात करते हैं। बहुत अच्छा होगा गंग। संस्थाओं में सबसे पहले हमारे नोट्स में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जिक्र है। पहली है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति। इसकी स्थापना 1980 में कुंवर चंद्र प्रकाश ने की। और हैरानी की बात यह है कि इसका मुख्यालय अमेरिका के सैलम और वर्जीनिया में है। हिंदी के बड़े केंद्र सिर्फ भारत में ही होंगे। ये तो कमाल है कि एक महत्वपूर्ण संस्था का मुख्यालय वहां है। ऐसा क्यों? इसकी वजह है भारतीय डायस्पोरा, मतलब वो लोग जो भारत से जाकर विदेशों में बस गए, वो अपनी जड़ों से, अपनी भाषा से जुड़े रहना चाहते हैं। अच्छा। ये संस्थाएं उसी जरूरत को पूरा करती हैं। इसी कड़ी में दूसरा नाम है विश्व हिंदी सचिवालय, जो 2018 में मॉरिशस में स्थापित हुआ। मॉरिशस का नाम तो हिंदी के साथ बहुत सम्मान से लिया जाता है। हमारे नोट्स में भी हिंदी प्रचारणी सभा का जिक्र है, जो 1925 में मॉरिशस में ही स्थापित हुई थी। हाँ, मॉरिशस का रिश्ता हिंदी से बहुत गहरा और ऐतिहासिक है। जब अंग्रेज भारतीय मजदूरों को वहां ले गए तो वो अपने साथ अपनी भाषा और संस्कृति भी ले गए। सही। हिंदी वहां उनके लिए सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बचाए रखने का एक जरिया थी। इसीलिए वहां हिंदी को लेकर इतना काम हुआ है। नीदरलैंड में 1983 में बनी हिंदी परिषद भी इसी तरह के प्रयासों का नतीजा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था पर आते हैं, नागरी प्रचारणी सभा। स्रोत में साफ लिखा है कि इसका मुख्य उद्देश्य देवनागरी लिपि का प्रचार करना था। हाँ। स्थापना 1893 वाराणसी। ये साल 1893 क्यों इतना खास है? 1893 का समय वो था जब हिंदी, मतलब खड़ी बोली के रूप में, अपनी पहचान बना रही थी और अदालतों और दफ्तरों में उर्दू और फारसी लिपि का बोलबाला था। अच्छा। ऐसे में देवनागरी लिपि के लिए एक संस्था बनाना सिर्फ एक अकेडमिक काम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक कदम था। श्याम सुंदर दास और उनके साथियों ने ये बीड़ा उठाया ताकि हिंदी को एक मजबूत आधार मिल सके। बिल्कुल, एक वैज्ञानिक आधार। इसे हिंदी के विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है, और वो गलत नहीं है। वाह, ये तो सिर्फ एक तथ्य नहीं, बल्कि एक पूरे आंदोलन की कहानी है। इसी तरह की एक और संस्था है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। 1918 में चेन्नई में स्थापना हुई। इसका उद्देश्य तो नाम से ही साफ है। बिल्कुल, लेकिन इसकी प्रेरणा महात्मा गांधी से आई थी। वो मानते थे कि आजादी की लड़ाई के लिए पूरे देश का एक होना जरूरी है और भाषा इसमें एक पुल का काम कर सकती है। उनका मानना था कि उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों को हिंदी सीखनी चाहिए। ये संस्था उसी सोच का नतीजा है। क्या बात है। मतलब ये संस्थाएं सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि देश को गढ़ने का काम कर रही थीं। जाहिर है। चलिए अब इन संस्थाओं से मिली नींव पर खड़ी हुई उस इमारत की बात करते हैं जिसने हिंदी को घर घर तक पहुंचाया, मतलब पत्रकारिता और पत्रिकाएं। सही दिशा। और यहाँ सबसे पहला और सबसे जरूरी नाम है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड? इसे हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। 1826 में कलकत्ता से जुगल किशोर ने इसकी शुरुआत की। ये एक साप्ताहिक पत्र था। 1826, और वो भी कलकत्ता से।
दिल्ली या बनारस से क्यों नहीं? उस वक्त तो हिंदी के गढ़ वही माने जाते थे, क्योंकि उस समय कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। व्यापार, शिक्षा और प्रिंटिंग प्रेस जैसी नई तकनीक का केंद्र वही था। अच्छा, तो साधन वहां थे। हाँ, भले ही वहां हिंदी बोलने वाले कम थे, लेकिन अखबार छापने के साधन वहीं मौजूद थे। यह भी एक विडंबना ही है कि हिंदी का पहला अखबार एक ऐसे शहर से निकला जहां उसकी जमीन नहीं थी, और शायद इसीलिए यह ज्यादा दिन चल भी नहीं पाया। ये तो बहुत बड़ा इंसाइट है। इसके बाद 1845 में बनारस अखबार आया, लेकिन बड़ा बदलाव तब आया जब साप्ताहिक से दैनिक अखबार का सफर शुरू हुआ। हाँ, नोट्स में समाचार सुधावर्षण का नाम है। हाँ, समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक अखबार था, जो 1854 में श्याम सुंदर सेन के संपादन में शुरू हुआ। सोचिए, साप्ताहिक से रोज छपने तक का सफर। 28 साल लग गए। हाँ, 28 साल। ये दिखाता है कि एक पाठक वर्ग तैयार करने में कितना समय और मेहनत लगी होगी। और फिर आता है वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया, भारतेंदु युग। उनकी पत्रिका कवि वचन सुधा 1868 का जिक्र है। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का एक मोड़ क्यों कहते हैं? मोड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि भारतेंदु के समय में ही हिंदी गद्य ने अपना आधुनिक रूप लेना शुरू किया। इससे पहले साहित्य ज्यादातर पद्य या ब्रजभाषा में था। अच्छा। उन्होंने साहित्य को दरबारों और राजा महाराजाओं की कहानियों से निकालकर आम आदमी के मुद्दों, समाज सुधार और राष्ट्रवाद से जोड़ा। पत्रकारिता उनके लिए एक मिशन थी, और यहीं से आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव पड़ी। बिल्कुल। अब यहाँ कुछ पत्रिकाओं और उनके संपादकों की एक लिस्ट है, जिससे जुड़े सवाल तो हमेशा ही आते हैं, जैसे हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी और हंस मुंशी प्रेमचंद। हंस का नाम तो आज भी जिंदा है। हाँ, प्रेमचंद की हंस सिर्फ एक पत्रिका नहीं थी, वो एक साहित्यिक आंदोलन थी। इसने प्रगतिशील लेखन को एक मंच दिया। इसी तरह धर्मयुग, जिसके संपादक धर्मवीर भारती थे, वो अपने समय की सबसे लोकप्रिय पत्रिका बनी। सही। इन पत्रिकाओं ने न सिर्फ लेखक पैदा किए, बल्कि हजारों लाखों पाठक भी तैयार किए। अज्ञेय की प्रतीक या महादेवी वर्मा की चांद ने भी साहित्य को गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बहुत खूब। तो हमने भाषा की नींव देखी, उसकी आवाज सुनी। अब देखते हैं कि हिंदी ने दुनिया के मंच पर अपनी जगह कैसे बनाई, और लेखकों ने अपनी निजी पहचान कैसे गढ़ी। हाँ, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, सम्मेलन और उपनाम। और इसकी शुरुआत होती है विश्व हिंदी सम्मेलन से। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर, भारत में हुआ था। तो पहला सम्मेलन 1975 नागपुर में, ये तो याद रखने वाला तथ्य है। हमारे नोट्स में कुछ और जगहों का भी जिक्र है, और एक बार फिर मॉरिशस का नाम आ रहा है। वहां 3 बार सम्मेलन हुए हैं। जैसा हमने पहले भी कहा, मॉरिशस हिंदी का एक बहुत बड़ा वैश्विक केंद्र है। वहां की सरकारों ने और लोगों ने हिंदी को बहुत सहेज कर रखा है। इसके अलावा लंदन, न्यूयॉर्क, भोपाल और दिल्ली में भी सम्मेलन हुए हैं, जो दिखाता है कि हिंदी अब सिर्फ भारत की भाषा नहीं, बल्कि एक विश्व भाषा बनने की राह पर है। ये सम्मेलन हिंदी की सॉफ्ट पावर को दर्शाते हैं। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी जो हमारे स्रोत में दी गई है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन देवास, मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन अक्सर लोग इसे न्यूयॉर्क समझ लेते हैं। ये गलती क्यों होती होगी? ये इंटरनेट पर फैली गलत जानकारी का नतीजा हो सकता है। एक बार कोई गलत तथ्य फैल जाता है तो उसे ठीक करना मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा प्रामाणिक स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये याद रखना जरूरी है कि अब तक कुल 12 ही विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं। चलिए अब इस अध्याय के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, कवियों के उपनाम। ये हमेशा मुझे आकर्षित करते हैं। लेखकों को एक अलग नाम की जरूरत ही क्यों पड़ती थी? इसके कई कारण थे। कभी अपनी असली पहचान छिपाने के लिए, कभी अपनी जाति या क्षेत्र की पहचान से ऊपर उठने के लिए, तो कभी कभी सिर्फ एक ऐसा नाम रखने के लिए जो उनके लेखन की आत्मा को दर्शाता हो। अच्छा, एक तरह की ब्रांडिंग। हाँ, कह सकते हैं। जैसे विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया। कोकिल यानी कोयल, उनकी कविता की मिठास के कारण। और अमीर खुसरो, जिन्हें खड़ी बोली का जनक कहते हैं, उनका असली नाम अबुल हसन था। खुसरो उनका उपनाम था। हाँ, इसी तरह स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी वाल्मीकि की तरह रामकथा लिखी थी, जिसका नाम था पौंचर्यू, लेकिन अपभ्रंश भाषा में। ये उपाधियां एक तरह से उनके काम का सार बता देती है। अच्छा। जैसे पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहना, ये बताता है कि उनका दर्जा संस्कृत के महान नाटककार भवभूति जैसा था। अब आते हैं आधुनिक कवियों पर, जिनके उपनाम तो हमारे जहन में बसे हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर, जिनका एक और नाम समय सूर्य भी था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, और जयशंकर प्रसाद कलाधर। सही। ये उपनाम सिर्फ नाम नहीं है, ये कवियों की पहचान है। दिनकर का अर्थ है सूर्य, और उनकी कविताओं में वही आग और ऊर्जा है। अज्ञेय का अर्थ है जिसे जाना न जा सके, जो उनके जटिल और दार्शनिक व्यक्तित्व को दिखाता है। सही। और एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय चेतना से भरी कविताओं का सबसे सही प्रतीक है। और अब आखिरी कुछ उपाधियां। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये तुलना क्यों? क्योंकि महादेवी वर्मा की कविताओं में विरह और वेदना की वैसी ही गहराई और आध्यात्मिकता है जैसी मीरा के पदों में मिलती है। अच्छा। इसी तरह भारतेंदु हरीशचंद्र का असल नाम तो सिर्फ हरीशचंद्र था। भारतेंदु यानी भारत का चांद तो उनको दी गई उपाधि थी उनके योगदान के सम्मान में। और फणीश्वर नाथ रेणु, रेणु का मतलब तो धूल होता है। बिल्कुल। और यही नाम उनकी कहानियों की आत्मा है। वो धूल से, जमीन से, गांव से जुड़े कथाकार थे। उनका साहित्य मिट्टी की खुशबू से भरा है।
क्या बात है। और अंत में शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ये उपाधि उनके असाधारण शिल्प और बिंब विधान को एक सलाम है, जिसे समझना बड़े बड़े कवियों के लिए भी एक चुनौती थी। वाह, तो पुरस्कारों से शुरू हुआ सफर लेखकों की निजी पहचान तक पहुंच गया। इस पूरी चर्चा में ये साफ हो गया कि ये सिर्फ रटने वाले तथ्य नहीं है, इनके पीछे हिंदी भाषा और साहित्य के विकास की पूरी कहानी छिपी है। पहला सवाल है प्रश्न संख्या 1। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? विकल्प हैं ए. रामधारी सिंह दिनकर, बी. सुमित्रानंदन पंत, सी. महादेवी वर्मा या डी. अज्ञे। इसका सही उत्तर है बी. सुमित्रानंदन पंत। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये कि हिंदी भाषा के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार साल 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए दिया गया था। अच्छा, चिदम्बरा के लिए। जी, ये हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। इसके कुछ साल बाद 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ये सम्मान मिला। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न संख्या 2। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और विकल्प हैं ए. 1955, बी. 1961, सी. 1954 या डी. 1965। इसका सही उत्तर है सी. 1954। देखिए, साहित्य अकादमी की स्थापना तो 12 मार्च 1954 को हुई थी, लेकिन एक और रोचक तथ्य ये है कि स्थापना के अगले साल यानी 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अच्छा, तो एक साल बाद। हाँ, और ये पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य रचना हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया था। ये जानकारी वाकई दिलचस्प है। अब पत्रकारिता से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न संख्या 3। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? आपके विकल्प हैं ए. 1826, बी. 1854, सी. 1845 या डी. 1900। इसका सही जवाब है ए. 1826। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था। ये 30 मई 1826 को कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, वहां से प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता से? ये तो बढ़िया अवगत करने वाली बात है। जी, यह हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। इसके संपादक जुगल किशोर थे। चलिए अब साहित्य के काल विभाजन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। किस विद्वान ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था? विकल्प ये हैं ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी. रामचंद्र शुक्ल और डी. राहुल शंकरत्यायन। इसका सही उत्तर है सी. रामचंद्र शुक्ल। असल में यहाँ हमें अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस काल की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता देखी और उसी के कारण उसे वीर गाथा काल कहा। और बाकी विद्वानों ने? वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो इसे बीजोवपन काल तक कहा था। बहुत खूब। कवियों के उपनाम से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न संख्या 5। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? विकल्प है ए. जयशंकर प्रसाद, बी. माखनलाल चतुर्वेदी, सी. रामधारी सिंह दिनकर या डी. मैथिली शरण गुप्त। इसका सही जवाब है बी. माखनलाल चतुर्वेदी। जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को उनकी राष्ट्रवादी कविताओं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। उनकी कविताओं में देश प्रेम की भावना बहुत ही प्रबल थी। चलिए अब एक महाकाव्य की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? आपके विकल्प हैं ए. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी. सुमित्रानंदन पंत, सी. महादेवी वर्मा या फिर डी. जयशंकर प्रसाद। इसके रचयिता हैं डी. जयशंकर प्रसाद। कामायनी हिंदी के छायावादी युग का सबसे प्रमुख महाकाव्य माना जाता है और इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? इसमें कुल 15 सर्ग यानी अध्याय हैं। इसके मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा और इड़ा हैं, जो मानव मन की अलग अलग प्रवृत्तियों का प्रतीक है। अब भाषा के विकास से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न संख्या 7। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प हैं ए. मागधी अपभ्रंश, बी. शौरसेनी अपभ्रंश, सी. अर्धमागधी अपभ्रंश या डी. पैशाची अपभ्रंश। इसका सही उत्तर है बी. शौरसेनी अपभ्रंश। अगर हम भाषा के विकास को देखें तो शौरसेनी अपभ्रंश से 3 प्रमुख आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अच्छा जी, ये भाषा की जड़ों को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अगला सवाल हिंदी के वैश्विक मंच पर पहुंचने से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? विकल्प ये रहे ए. 1976 पोर्ट लुई, बी. 1983 दिल्ली, सी. 1975 नागपुर और डी. 1993 लंदन। सही जवाब है सी. 1975 नागपुर। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। और शायद यही वजह है कि 10 जनवरी को एक खास दिन के तौर पर मनाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही वजह है कि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत खूब। अब भारतीय संविधान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? विकल्प हैं ए. अनुच्छेद 351, बी. अनुच्छेद 343, सी. अनुच्छेद 344 या डी. अनुच्छेद 210। इसका सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 343। जी,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये हिंदी को मिले संवैधानिक दर्जे का आधार है। और अब हमारा आज का आखिरी सवाल, एक और प्रतिष्ठित सम्मान के बारे में। प्रश्न संख्या 10, व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके विकल्प हैं ए साहित्य अकादमी, बी भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, सी के बिरला फाउंडेशन या डी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। इसका सही जवाब है सी के बिरला फाउंडेशन। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भी उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। तो ये था हिंदी साहित्य और भाषा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का एक त्वरित अवलोकन।